फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा। लेकिन एक सेकंड, मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। नरेंद्र मोदी इसको किस तरह से देख रहे होंगे? उनका और उनके मंत्रियों का अहंकार तो ये है कि ये लोग मिलने गए सौरभ और दीप के, इनको 4 घंटे इंतजार कराया, 15 मिनट की मुलाकात हुई, उनका फोन उनसे छीन लिया गया। ये खुद उन्हीं की जबान में मैं बता रही हूँ। और उन्हें ऐसा लगा कि उनको कैद कर दिया गया, उनको जेल में बंद कर दिया गया। आपने कहा उन्होंने गलती की मिलकर, तो अहंकार तो आप ये देखिए। लेकिन मोदी जी के लिए तो ये इतना मुश्किल नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर वो अपनी सरकार को बचा सकते हैं। वो क्यों नहीं कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी स्वयं को एक सम्राट के तौर पर लेंगे, एक मोनार्क के तौर पर लेंगे, एक इलेक्टेड मोनार्क। और मोनार्क एक सम्राट को कोई साधारण आदमी चुनौती ही कैसे दे सकता है? क्योंकि राजनाथ सिंह ने पहले ही कहा था कि यह सरकार यूपीए की सरकार नहीं है जहां मंत्रियों का इस्तीफा होता है। यह हमें समझना चाहिए कि दरअसल नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उसको नरेंद्र मोदी की सरकार कहा जाता है। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी नहीं है। आप जाकर देखिए कि अब नरेंद्र मोदी का यह जो भ्रम था वो पूरी तरह से टूट चुका है। उनके चेहरे में दरारें पड़ गई हैं और जो विभत्स चेहरा है उसके पीछे का, इस सरकार का क्रूर विभत्स चेहरा, असंवेदनशील, वो सबके सामने आ गया। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट 3 दिन खत्म हो गए और मुझे लगता है कि पहला लिटमस टेस्ट पास कर लिया है। इस पूरे प्रोटेस्ट आंदोलन या क्रांति, जो भी आप नाम देना चाहें, इसको नाम दे लीजिए, लेकिन पूरे तरीके से पहला इम्तिहान इसने पास कर लिया है। क्योंकि 3 दिन से लगातार डंडे खाते हुए, पैलेट गन्स, टीयर गैस, डिटेंशन, हिरासत, सब कुछ सहते हुए छात्र तमाम तरह के जख्म एक तरह से हाथ में लेकर फिर प्रोटेस्ट साइट पर पहुंच रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये प्रोटेस्ट अभी ख़त्म होने वाला है या किसी भी तरीके से दबने वाला है। अब भारत के अलग अलग शहरों में ये प्रोटेस्ट जो है, ये प्रदर्शन फैल चुका है। न सिर्फ कि इतना, बल्कि कई दर्जन दुनिया के दूसरे शहरों में भी, यानी मुझे लगता है दुनिया, आधी दुनिया के कम से कम जो देश हैं उनमें ये प्रोटेस्ट फैल गया है, अलग अलग शहरों में हो रहा है। तो अब इस प्रदर्शन को एक तरह की दिशा की ज़रूरत है कि अब आगे क्या होगा। खासकर बड़ी चीज़ जो मैंने आपको कल बताया था, राहुल गांधी के एंट्री के बाद इसका राजनीतिकरण तो हुआ है, तथाकथित रूप से राजनीतिकरण। अब यहाँ हैरानी की बात यही है कि कोई भी प्रदर्शन जो सरकार के खिलाफ हो रहा है, एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए हो रहा है, क्या उसमें राजनीति नहीं है? लेकिन यहाँ पर ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियों का के जरिए राजनीतिकरण हुआ है। तो क्या शक्ल अब ये लेने जा रहा है? इसका पोटेंशियल क्या है? इसके अलावा जो बाकी इतिहास में प्रोटेस्ट हो चुके हैं, जो क्रांतियां, आंदोलन हो चुके हैं, चाहे वो अन्ना हजारे मूवमेंट हो, शाहीन बाग का आंदोलन हो, या फिर उसके बाद हमने देखा किसान आंदोलन हो, इसके अलावा फिर लोग पीछे चले जाते हैं, जेपी आंदोलन की बात भी करते हैं। तो इस सब से कितना अलग है? बहुत ही पेचीदा सवालों पर इस वक्त प्रोफेसर अपूर्वानंद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अपूर्वानंद जी की रगों में मुझे लगता है कि क्रांति और आंदोलन दौड़ता है, और हमने भी खुद अपनी नज़रों के सामने देखा है। उन्होंने हमसे ज़्यादा ज़माना, हमसे ज़्यादा देश और उसकी राजनीति को देखा है। अपूर्वानंद जी, सबसे पहले तो मुझे यही बताइए कि ये जो पूरा कॉकरोच जनता पार्टी का ये प्रदर्शन चल रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? क्या आप इसकी दीवार पर बैठे हुए हैं, फेंस सिटर हैं, देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं ये लोग, या आप इसमें एक पार्टिसिपेंट हैं? ये नौजवानों का बहुत शुक्रिया आरफा, सबसे पहले इस बातचीत में शामिल करने के लिए। ये नौजवानों का आंदोलन है और छात्रों का है, और मैं एक अध्यापक हूँ, इसलिए मेरे लिए नामुमकिन है कि मैं इसको किनारे खड़ा होकर देखूँ और देखूँ कि हमारे छात्र क्या कर रहे हैं। तो मैं इसमें शरीक हूँ, क्योंकि मैं खुद अपनी आँखों से देख रहा हूँ। मैं इस चीज़ का तजुर्बा कर रहा हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय में रहते हुए।
कि हमारे विद्यार्थियों के साथ कितना बड़ा धोखा किया जा रहा है। बाहर से लोगों को सिर्फ पर्चे के लीक होने का मामला दिखता है, क्योंकि वो एक बहुत ही ड्रामेटिक चीज़ दिखती है, लेकिन धीरे धीरे हमारी कक्षाओं में क्या हो रहा है, सिलेबस में क्या हो रहा है, शिक्षकों की बहाली में क्या हो रहा है, विश्वविद्यालयों के संचालन में क्या हो रहा है, हमारे स्कूल की किताबों में क्या हो रहा है, यह बात देश के लोगों को पता नहीं है कि उनके बच्चों के साथ एक बहुत बड़ी साजिश के तहत धोखा किया जा रहा है और उनके बच्चों को नाकारा बनाया जा रहा है। उनका वर्तमान और भविष्य पूरी तरह से चौपट किया जा रहा है। तो उनको जो शिक्षा दी जा रही है, परीक्षा तो बाद की बात है, जो शिक्षा की पूरी योजना दी जा रही है वो इस कदर घटिया है कि उससे गुजर कर हमारे छात्र दुनिया के दूसरे छात्रों के बराबर नहीं खड़े हो पाएंगे। यह अफसोस मुझे होता है। इस वजह से मेरे लिए नामुमकिन है कि मैं किनारे खड़ा होकर देखूं जब हमारे विद्यार्थी इन चीज़ों को लेकर अपना विरोध जाहिर कर रहे हों। जाहिर है कि मैं अपने एक सहयोगी भूमिका ही उसमें निभा सकता हूं, क्योंकि आंदोलन मेरा तो है नहीं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि एक तरह से मेरा भी है, तो मैं किनारे नहीं खड़ा हूं। पूर्वन जी, अगला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि आपने बताया कि आप एक अध्यापक की भूमिका में एक एलाय, अंग्रेजी में आपने, हिंदी में कहा सहयोगी, एक तरह से एलाय के तौर पर इसको देख सकते हैं। बेहतरीन आपने बात कही है कि कुछ प्रोटेस्टर्स हैं, कुछ उनके एलाइज हैं और इसी तरह से ये पूरी भूमिका बनती हुई नजर आ रही है। आप मुझे बताइए कि फिलहाल 3 दिन आपने भी देखा होगा एक एलाय की तरह, एक सहयोगी की तरह इस प्रोटेस्ट को। इसके अलावा भी जंतर मंतर पर अभी काफ़ी दिन हो चुके हैं इनको यहाँ पर बैठे हुए। अगर 6 जून से भी हम इस पूरी घड़ी को, इस क्लॉक को लगाएं कि ये चला है जब दिल्ली में ज़मीन पर उतरा था ये प्रोटेस्ट, तो अभी आप इसको कहाँ जाते हुए देख रहे हैं? इसकी कोई राजनीतिक शक्ल है? क्या ये भारत का जेनजी प्रोटेस्ट तो है, लेकिन क्या ये तथाकथित रूप से ए-पॉलिटिकल है, गैर राजनीतिक? मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। आज मैं जब दिल्ली विश्वविद्यालय से निकला तो जंतर मंतर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। मुझे लगा कि मैं अगर कार लेके निकलूँगा तो फिर हो सकता है परसों की तरह मैं 3 घंटा सड़क पे रहूँ। तो मैंने मेट्रो ली। मेट्रो में कई मेट्रो स्टेशन बंद थे। राजीव चौक बंद था, राजीव चौक से आप निकल नहीं सकते थे, पटेल चौक बंद था, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन बंद था, जोरबाग बंद था। उसके बाद आईएनए मेट्रो स्टेशन खुला था। वहाँ से मैं निकला, मैंने ऑटो लिया और ऑटो, बारिश हो रही थी, ऑटो वाले तुरंत तैयार हो गए कि वो मुझे पहुँचा देंगे वहाँ। लेकिन रास्ते में वो रो पड़े बोलते हुए। उन्होंने कहा वो जंतर मंतर पे थे और बच्चों को मारा गया, बच्चों के साथ ये सलूक किया गया, ये बोलते बोलते वो रो पड़े। और जब उन्होंने मुझे जहाँ हम रुके और मैं उतरा तो उन्होंने मुझसे किराया लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आप ये पैसा वहाँ जाकर बच्चों को पानी पिला दीजिए। वो बिल्कुल रोते हुए वहाँ से विदा हुए। अब इस ऑटो वाले का क्या रिश्ता है? ये ऑटो वाला जेन जी नहीं है। 40 साल की उम्र होगी, तकरीबन 35 से 40 के बीच की। वो किस लिए रो रहा था, क्यों रो रहा था, और क्यों उसने मुझसे पैसे नहीं लिए, क्यों कहा कि जो पैसे मैं देने वाला हूँ उससे जाके वो पानी पिला दे। तो यह इस आंदोलन, ये सिर्फ एक बहुत ही सांकेतिक चीज़ है जिससे आपको अंदाज मिलता है कि यह आंदोलन कितनी दूर तक फैल गया है, किन लोगों के पास चला गया है। और अब यह आंदोलन मात्र छात्रों का नहीं रह गया है, ये इस देश के नागरिकों के भीतर इसने एक सवाल पैदा किया है कि जो सरकार हमारे नौजवानों के साथ ऐसा सलूक कर सकती है, क्या उस सरकार को बने रहने का हक है? तो अब यह सवाल राजनीतिक प्रश्न है जो अब हर कोई पूछ रहा है। फिर मैं मेट्रो से लौटा और मैंने देखा कि मेरे आसपास जितने लोग थे वो उनके मोबाइल पर वे जो रील या इंस्टाग्राम या बाकी चीज़ें देख रहे थे, उनमें यही चीज़ें वे देख रहे थे। तो इन्हीं यही खबरें वे देख रहे हैं, जानना चाह रहे हैं। मेरे छात्र वहाँ जमे हुए हैं पिछले 3 दिन से। मेरे कुछ छात्र जो पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े थे, उन्होंने मुझे कहा कि अब वो पूरी तरह से नफ़रत करते हैं, आरएसएस से और बीजेपी से नफ़रत करते हैं और वे चाहते हैं कि ये सरकार जाए, क्योंकि उन्होंने इसके जुल्म की इंतहा देख ली है और वो इसको 1 मिनट के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं।
ये मैं छात्रों की बात बतला रहा हूँ, नौजवानों की बात बतला रहा हूँ। तो उनको आप उस तरह से राजनीतिक नहीं कह सकते हैं जैसे राहुल गांधी राजनीतिक हैं। जी हाँ, अपूर्वा जी, मेरा अगला सवाल, आप ये कह रहे हैं कि राजनीति और गैर राजनीति, इसके बीच की जो रेखा है वो भी बहुत पतली ही है। जब हम बहुत चीज़ें हम सोचते हैं हम गैर राजनीतिक कर रहे हैं, लेकिन वो भी राजनीतिक होती हैं। हमारे जीवन का हर पहलू राजनीतिक होता है। अब मैं आपसे मुद्दे की बात पर आ जाती हूँ कि एक तो होती है राजनीति और एक होती है चुनावी राजनीति। राहुल गांधी जिसका हिस्सा है वो चुनावी राजनीति है, आम आदमी पार्टी जिसका हिस्सा है वो चुनावी राजनीति है। मुझे बताइए कि भाजपा के इस विरोध में आम आदमी पार्टी और राहुल गांधी, ये दोनों पूरे तरीके से इस कुएं में कूद चुके हैं। हमने इनके बीच फ्रेंडली फायर नहीं बल्कि एक अजीब तरीके की फायर देखी पिछले कुछ घंटे में कि राहुल गांधी ने जब पीएम आवास पर बैठकर प्रोटेस्ट करने की कोशिश की तो कहा गया, बहुत हैरानी की बात है, शायद राहुल गांधी पे वैसे तो बहुत इल्ज़ाम लगे होंगे, लेकिन ये इल्ज़ाम पहली बार देखा गया कि वो बीजेपी से मिले हुए हैं और मोदी राहुल एक हैं, ऐसा आम आदमी पार्टी कह रही है। तो मुझे दो चीज़ें आपसे जाननी है, राहुल गांधी क्या करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरे आम आदमी पार्टी उनको क्यों रोक रही है, उनको काउंटर क्यों कर रही है? विपक्ष की जो एकता है, क्या उसको राहुल तोड़ रहे हैं या आप तोड़ रहा है? देखिए, कल राहुल गांधी ने जो प्रदर्शन किया उसमें अखिलेश यादव भी शामिल थे, सुप्रिया सुले भी शामिल थीं और उसकी आलोचना किसी दूसरे विपक्षी दल ने नहीं की है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यह सारे विपक्षी दलों की समझ है जिसको राहुल गांधी व्यक्त कर रहे हैं। और जैसा राहुल गांधी ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूँ कि विपक्ष के नेता होने के नाते उनका कर्तव्य है कि इस देश के नागरिक की वो आवाज़ बने और यही काम उनको करना है। और उनका दूसरा काम क्या है? उनका काम सड़क पर भी आओ, और अगर जनता सड़क पर है तो विपक्ष का नेता सड़क पर रहे, वो सिर्फ संसद में नहीं रह सकता। तो संसद में भी उसे जनता की आवाज़ उठाना है और सड़क पर भी उसको आवाज़ उठानी है। अब आम आदमी पार्टी ये क्यों कर रही है, ये तो वही जानती है कि क्यों कर रही है। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि विपक्ष का नेता अपना काम कर रहा है और कांग्रेस पार्टी ने इसके पहले अपने बयानों के ज़रिए, अपने नेताओं के ज़रिए जो जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा है उसको पूरी तरह उसका समर्थन किया है। उसने उस मंच पर जाके भाषण देने की भी कोशिश नहीं की है कांग्रेस के किसी नेता ने। ये मैंने बहुत ध्यान से देखा कि बाकी दलों के नेता तो गए, उन्होंने भाषण दिया, लेकिन कांग्रेस के नेता ने उस मंच का इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की। और ये बहुत मानीखेज बात है क्योंकि इस देश में अगर कांग्रेस का कोई नेता उस मंच से बोल देता तो फौरन ही जो बड़ा मीडिया है, पैसे वाला मीडिया, वो टूट पड़ता कि ये कांग्रेस की साजिश है, ये आंदोलन कांग्रेस चला रही है, ये आंदोलन। तो कांग्रेस ने इस आंदोलन को समर्थन दिया, जो बहुत अच्छी बात थी। सोनम वांगचुक को शालीनतापूर्वक कहा कि हम आपकी बात उठा रहे हैं, आप अपना उपवास तोड़ दीजिए। तो कांग्रेस अपना राजनीतिक काम कर रही है, यही काम करने के लिए वो है, विपक्षी दल को यही काम करना चाहिए। बाकी दलों को ये सोचना पड़ेगा कि वे अभी आपस में लड़ना चाहते हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर हमला नहीं किया, ये मैंने देखा और ये अच्छी बात है। उसको नज़रअंदाज कर दिया है। तो उनकी बेचैनी क्यों है वो बेहतर बता सकते हैं, लेकिन अच्छा ये होगा कि वो अपना ध्यान अभी केंद्रित करें जो छात्रों की बेचैनी है उस पर, नौजवानों की बेचैनी है उस पर, और वो अपनी असुरक्षा न दिखाएं, अपनी इनसिक्योरिटी न दिखाएं। जी हाँ। सर, ये बताइए कि सोनम वांगचुक की पॉलिटिक्स क्या है? सोनम वांगचुक तो जिस दिन ये मार्च शुरू हो रहा था, ये प्रोटेस्ट यानी संसद चलो वाले दिन जो था, जब इनको उठा के ले गए थे वांगचुक को, तभी सरेंडर करने को नज़र आ रहे थे, तैयार लग रहे थे। उनके जो रिटन स्टेटमेंट था उसमें लिखा हुआ था कि अगर पॉलिटिशियन, मतलब यानी कि वो पॉलिटिशियन तो कोई भी हो सकता है, विपक्ष के नेता भी हो सकते हैं, और विपक्ष के नेता तो लगातार उनसे मिल रहे थे। उस दिन उन्होंने लिखा था कि अगर विपक्ष के नेता इसे पार्लियामेंट में उठाने को तैयार हों तो मैं अपना ये व्रत तोड़ दूंगा। उसके बाद अब आ गए हैं, अब दूसरा खत आ गया उनका, कह रहे हैं कि अगर जो छात्र जिनके ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं, एफआईआर दर्ज है, उनको पनिश ना किया जाए, सजा ना दिया जाए तो मैं अपना व्रत तोड़ दूंगा। तो मुझे लगता है इतनी बात कहने पे तो तोड़ ही दें तो वो ज़्यादा अच्छा है। क्या पॉलिटिक्स है सोनम वांगचुक की, जो पूरे इस प्रोटेस्ट का एक चेहरा बन गए, इतने सारे लोग उनकी वजह से उन्होंने ड्राइव किया। आपको ईमानदारी नज़र आ रही है या ईमानदारी की कमी नज़र आ रही है उनके इन खतों में, उनके इस स्टैंड में?
और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मैं ईमानदारी की कमी नहीं कहूँगा, मैं एक तरह की अपरिपक्वता कहूँगा। और जितना बड़ा काम उनके कंधे पर पड़ गया, शायद वो उसके लायक नहीं है, मैं यही कहूँगा। वो संभाल नहीं पाए इसको, क्योंकि आप जब उपवास जैसी चीज़ उठा लेते हैं, वो बहुत कठिन था। उनको लोगों ने पहले ही कहा कि आप इस तरह का कदम ना उठाएं। उस वक्त उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे इसकी आदत है, मैं कर सकता हूँ। फिर उन्होंने अपनी मांग रखी, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। और जब सारे राजनीतिक दलों के नेता उनके पास गए, आपको ध्यान होगा, एक एक करके जंतर मंतर पे सारे राजनीतिक दलों के नेता गए और सबने उनसे अनुरोध किया कि आप अपना उपवास तोड़ दें, सरकार असंवेदनशील है, आप अपनी जान खतरे में न डालें और आप स्वस्थ होकर, लड़ाई बड़ी है, लंबी है, आप हम सब लड़ रहे हैं। और राहुल गांधी तो इस लड़ाई को पहले से लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पहले से इस सवाल को उठा रही है, तो हम सब मिलकर ये लड़ेंगे। तो उस वक्त उन्होंने वो मांगे ठुकरा दी और उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम में बात नहीं होगी, आप सारे लोग सरकार पे दबाव डालें। फिर उन्होंने एक दूसरा बयान जारी किया जिसमें कई विकल्प दे दिए, 3 विकल्प दे दिए, जिसमें एक विकल्प था इस्तीफे का, दूसरा विकल्प कुछ और था, तीसरा था कि अगर राजनीतिक नेता उनके पास आकर उनसे कहें, जो बहुत ही अस्पष्ट था। बीजेपी का नेता तो उनके पास आने वाला नहीं था, हालांकि आज हमें दिखाई पड़ा कि वो भी आ गया। तो इसका मतलब वे कह रहे थे कि विपक्षी नेता आकर उनसे वादा करें कि वे संसद में इसे उठाएंगे, तब वे अपना उपवास तोड़ देंगे। ये बड़ी अजीबोगरीब मांग थी। विपक्षी नेता पहले ही उनसे कह चुके थे, उनको उसी समय उपवास तोड़ देना चाहिए था। तो उन्होंने अपनी मांग थोड़ी ढीली कर दी और आज तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग गायब हो गई। जब उनसे सरकार के प्रतिनिधि मिलने गए तो उन्होंने वह मांग गायब कर दी और अब वे कह रहे हैं कि उनसे अब वो लोग आकर वादा करें, सारे नेता आएँ और तब वो अपना अनशन तोड़ेंगे और सरकार अगर छात्रों पर कोई कानूनी कार्रवाई ना करे, दंडात्मक कार्रवाई ना करे जो इसमें शामिल थे। उन्होंने यह मांग भी नहीं की छात्रों के साथ जो कल क्रूरता हुई है उसके लिए जिम्मेदार लोगों को सजा दी जाए, जो मांग विपक्ष कर रहा है और जो मांग बाकी लोग कर रहे हैं। उन्होंने छात्र आंदोलन की वह मांग भी किनारे कर दी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिया जाए। आपको ध्यान होगा, इस आंदोलन के जो नेता हैं दिप्के साहब, उन्होंने सोनम वांगचुक को उठाए जाते ही फौरन अपनी मांग बदली थी और कहा था कि अब प्रधानमंत्री का इस्तीफा हम मांग रहे हैं। लेकिन अब वो मांग भी कहीं गायब है। तो मेरी समझ ये है कि थोड़ी अपरिपक्वता है और सोच समझ की कमी है और बेहतर ये होगा, शालीनता ये होगी कि सोनम वांगचुक अब अपना उपवास तोड़ दें, क्योंकि ये जितना दिन गुजरता जाएगा उतनी छीछा इधर बढ़ती जाएगी। तो ये उनको करना नहीं चाहिए और उनको एक बात और समझनी चाहिए सबको, यह आंदोलन उनसे काफ़ी बड़ा हो चुका है। मेरा यही सवाल था। अपूर्वा जी, मेरा सवाल भी ले लीजिए आप अपने जवाब के साथ। मेरा आपसे सवाल यही था कि जो मैंने वहाँ पर देखा, जंतर मंतर पर जाकर पूरा दिन गुजारने के बाद, और ख़ासकर वही डेडली दिन था जिस दिन सब कुछ ये लाठियाँ बरसाई जा रही थीं, पैलेट गन्स और तमाम तरह से। हालांकि दिल्ली पुलिस ये कहने पर नाराज़ हो गई है, कह रही है हमारे पास तो पैलेट गन्स हैं ही नहीं। हालांकि वो RAF की पैलेट गन्स हैं जो दिल्ली पुलिस के कोऑर्डिनेशन के बाद बाकायदा लोगों के जिस्म पर जख्म है और पुलिस ये मानने को तैयार नहीं है कि ये जख्म उसने दिए या सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए आए। पैलेट गन्स के निशान हैं, अस्पताल में ट्रीटमेंट चल रहा है, मतलब मुंह पर झूठ बोला जा रहा है। तो उस दौरान जो मैंने देखा और अब जो 2 दिनों के दौरान देख रही हूँ वो ये है कि ये एक तरह से इसकी मजबूती भी है और कमजोरी भी है। और आप समझाइए हमारे दर्शकों को कि ये एक तरह का लीडर लेस प्रोटेस्ट है, लीडर लेस आंदोलन है। कल को अगर सोनम वांगचुक, जिनको आप कह रहे हैं शीशा लेदर हो रहा है, उन्हें हट जाना चाहिए रास्ते से, और सौरभ दास या अभिजीत दीप के, अगर ये तीनों भी हट जाते हैं तो आपको लगता है कि ये नए नेता पैदा होंगे और ये चलता रहेगा प्रदर्शन, या ये खत्म हो जाएगा? आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? देखिए, आंदोलन अब लोगों का हो गया है, नौजवानों का है।
और ये बहुत ही संयमित है। मैं बहुत हैरान हूँ कि परसों जिस तरह सीजेपी के नेतृत्व ने बर्ताव किया, उससे नाराज़गी होनी चाहिए थी, लेकिन छात्रों ने समझदारी का परिचय दिया, क्योंकि सीजेपी के नेता बिना किसी से बताए नड्डा साहब से मिलने चले गए। ये बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन इसको माफ़ कर दिया छात्रों ने, इस पर कोई शीशा लेदर नहीं हुई। दूसरे के जो मार्च था उसमें भी बहुत कन्फ्यूज़न पैदा हुआ, क्योंकि लीडरशिप बहुत स्पष्ट नहीं थी कि उसको क्या करना है। फिर भी मैं ये मानूंगा, मैंने जो 20 तारीख को देखा और आज भी देखा, वो ये कि अभूतपूर्व संयम का परिचय छात्र दे रहे हैं, अभूतपूर्व संयम का। आप वहाँ जाएं, आप पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे, वहाँ कोई अभद्र व्यवहार किसी के साथ नहीं हो रहा है, कोई भी कुछ नहीं कर रहा है, और पुलिस शायद परसों के अपने बर्ताव से थोड़ी सी झेपी हुई भी है, वह भी दिख रहा है। यह मुझे आज दिखलाई पड़ा। यह बहुत स्पष्ट है कि अब वहाँ जो लोग इकट्ठा हैं उनको इसकी परवाह नहीं है कि दीपके क्या कह रहे हैं या कोई और क्या कह रहा है या कोई और क्या कह रहा है। लेकिन आंदोलन तो अब सिर्फ जंतर मंतर पे नहीं है। इस देश में आज सुबह की जो मेरी खबर थी दिन की, तकरीबन 100 जगहों पर प्रदर्शन हुए हैं और बड़े बड़े प्रदर्शन हुए हैं, और वो प्रदर्शन शायद अभी जारी रहने वाले हैं। तो अब यह सिर्फ सीजेपी के नेतृत्व का मसला नहीं है। अब इसको एक दिशा अगर देना है तो दूसरे दलों को सामने आना होगा। बिना इसका नेतृत्व कौन करेगा कौन नहीं करेगा, लेकिन इसको एक दिशा देनी होगी, क्योंकि ये सिर्फ एक क्रोध का ज्वार होके न रह जाए, यह एक बदलाव की दिशा की तरफ जाए। और राजनीतिक दिशा की बात कर रहे हैं आप, चुनावी राजनीति, यानी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके। देखिए, चुनावी हाँ। राजनीति आखिर प्रभावित कैसे होगी? इसमें जो लोग शामिल हैं वो पहली पीढ़ी के वोटर हैं, वो अपने माँ बाप को प्रभावित करने वाले हैं। आपने बहुत से बच्चों के इंटरव्यूज देखे। मुझे एक लड़की मिली जो रो रही थी। उसने कहा कि मैं मोतीलाल नेहरू कॉलेज में पढ़ती हूँ, क्या मैं इसीलिए पटियाला से यहाँ आई हूँ? क्या यही मेरा देश है? मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन मैं अब नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं ऐसी पुलिस नहीं बनना चाहती। और कई नौजवान ये कहते हुए आपको मिले, रोते हुए, क्योंकि उन्हें इस क्रूरता की उम्मीद नहीं थी जो क्रूरता उनके साथ की गई। तो यह स्पष्ट रूप से प्रभावित करने वाला है चुनावी नतीजे को, ये तो बहुत साफ है। और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बौखला गई है, और मैं ये देख रहा हूँ कि अब उन्होंने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। मीडिया तो उनके साथ है ही, बड़ा मीडिया उनका काम कर रहा है, लेकिन उन्होंने एबीवीपी और बाकी सबको भी उतार दिया मैदान में। मैंने आज एक वीडियो देखा जिसमें दिल्ली पुलिस की कतार के पीछे कुछ लोग खड़े हैं और वो कह रहे हैं, दिल्ली पुलिस डंडा चलाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ऐसे लोग अब उतर चुके हैं, जिनको हमने 2020 में देखा था। मैं उसी पे आने जा रही थी मैं, अपूर्व जी, कि कितना आसान होता है कि अगर अल्पसंख्यकों, खास करके मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहा हो, हर तरीके से एंटी नेशनल बताकर उसको और लोगों को लाठी डंडों से आप खदेड़ दीजिए, बाकी को जेल में डाल दीजिए और सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन इस प्रोटेस्ट की सबसे बड़ी जो मजबूती है वो यही है कि कोई बेचारा मुसलमान नहीं है, इसका जो चेहरा है कि इसको एक पल में आप खत्म कर देंगे, एंटी नेशनल बता देंगे, पाकिस्तानी बता देंगे। इसमें तथाकथित रूप से जो मुख्य धारा है, मुख्य धारा के लोग हैं, और वो लोग हैं जो बीजेपी के वोटर्स हैं। इसमें जेनजी को, जो पहला फर्स्ट टाइम वोटर है, वो बीजेपी का बड़ा वोटर है। इसके अलावा अर्बन जो लोग हैं और मिडिल क्लास से जुड़े हुए तमाम वो लोग हैं जो कि इस प्रोटेस्ट का चेहरा भी हैं और इस प्रोटेस्ट में हिस्सा भी ले रहे हैं। अब सबसे अहम सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, वो ये बताइए कि नरेंद्र मोदी इसको किस तरह से देख रहे होंगे? उनका और उनके मंत्रियों का अहंकार तो ये है कि ये लोग मिलने गए सौरभ और दीप के, इनको 4 घंटे इंतज़ार कराया, 15 मिनट की मुलाकात हुई, उनका फ़ोन उनसे छीन लिया गया। ये खुद उन्हीं की ज़बान में मैं बता रही हूँ, और उन्हें ऐसा लगा कि उनको कैद कर दिया गया, उनको जेल में बंद कर दिया गया। आपने कहा उन्होंने गलती की मिलकर, तो अहंकार तो आप ये देखिए। लेकिन मोदी जी के लिए तो ये इतना मुश्किल नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर वो अपनी सरकार को बचा सकते हैं, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? वह भी नहीं करेंगे, क्योंकि राजनाथ सिंह ने पहले ही कहा था कि यह सरकार यूपीए की सरकार नहीं है जहां मंत्रियों का इस्तीफा होता है। यह हमें समझना चाहिए कि दरअसल नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उसको नरेंद्र मोदी की सरकार कहा जाता है,
वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी नहीं है। ये ध्यान रखिए कि सेंगोल प्रतिष्ठित किया गया है जो राजदंड है। तो नरेंद्र मोदी स्वयं को एक सम्राट के तौर पर देखते हैं, एक मोनार्क के तौर पर देखते हैं, एक इलेक्टेड मोनार्क। और मोनार्क एक सम्राट को कोई साधारण आदमी चुनौती ही कैसे दे सकता है? वो उसकी प्रजा है। तो और नरेंद्र मोदी को अब तक इस बात का विश्वास है कि वो फिर से अपने नफरत की बारिश करके हिंदुओं को भ्रमित कर सकते हैं। लेकिन बात अब बहुत आगे निकल गई है और ये जो नौजवान हैं, मुझे बतलाया मेरे विद्यार्थियों ने कि आप इंस्टाग्राम जाकर देखिए, आप तो बुज़ुर्ग हो चुके हैं, आपको पता नहीं है। आप जाकर देखिए कि अब नरेंद्र मोदी का यह जो भ्रम था वो पूरी तरह से टूट चुका है। उनके चेहरे में दरारें पड़ गई हैं और जो विभत्स चेहरा है उसके पीछे का, इस सरकार का क्रूर विभत्स चेहरा, असंवेदनशील, वो सबके सामने आ गया है। तो अब नरेंद्र मोदी में घबराहट बहुत है, वो एकदम साफ दिखलाई पड़ रही है। बांध टूट चुका है और जगह जगह से उसको भरने की कोशिश की जा रही है। वरना आप ये भी नहीं देखती कि जेपी नड्डा इनसे बात करने के लिए आएँ और जितेंद्र सिंह राहुल गांधी के पास जाएं और उसके बाद ये कहा जाए कि चर्चा हो। ये सब बदहवासी, घबराहट, लेकिन उसके साथ फिर एक घमंड कि हम निपट लेंगे इससे। ये अभी भी घमंड है, लेकिन वो घमंड कई बार टूटा है, ध्यान रखिए, ये पहली बार नहीं होगा। किसान आंदोलन में वही घमंड था, 1 साल किसान बैठे रहे और घमंड तोड़ दिया। हम लोग भी कुछ भ्रम में जीते हैं, वो है नरेंद्र मोदी की अपराजेयता का भ्रम। लेकिन आप ध्यान रखिए, वो आदमी बार बार पराजित किया गया है, ये सरकार बार बार पराजित की गई है। हम एंटी सीए मूवमेंट को भी मानते हैं कि तोड़ दिया गया, लेकिन ध्यान रखिए एंटी सीए मूवमेंट अगर नहीं होता तो इस देश में डिटेंशन कैंप शहर शहर में बन चुके होते अभी तक। तो एंटी सीए मूवमेंट को आप ये मत समझिए कि वो असफल रहा है। जैसा आकार पटेल ने एक जगह लिखा है कि जगह जगह डिटेंशन कैंप बन चुके होते, और उसके रूल्स रेगुलेशंस बनने में इतनी देर क्यों हो गई? क्योंकि एंटी सीए मूवमेंट ने पीछे ढकेला इनको। तो जनता का कोई हिस्सा जब खड़ा होगा, लैंड एक्विजिशन बिल इनको वापस लेना पड़ा। तो हम अपने आप को कमज़ोर ना माने, ये छात्र भी कमज़ोर नहीं हैं और छात्रों ने ये साबित कर दिया है कि यह सरकार, इस सरकार के जो कवच है, अब उसमें छेद है, अब उसमें दरार पड़ चुकी है, या सबसे बड़ी अपराजय बात तो नहीं है सर ये भी है और पूर्वांश जी खत्म कि किया जो जा सकता डर है, डर का पूरा जो ये साम्राज्य बनाया हुआ था, ये अंपायर ऑफ फियर जो बना हुआ है, तो मुझे लगता है ताश के पत्तों की तरह ढह गया है। मैं तो लड़कों की तस्वीरें देख रही हूँ जिसमें लड़का खड़ा हुआ है, हर तरफ से उसको लाठी बजाई जा रही है और झंडा लेकर ऊपर इस तरह से खड़ा हो जाता है। ऐसी तस्वीरें तो मुझे लगता है कि पिछले प्रोटेस्ट में भी देखने को नहीं मिली, जिसमें लोग पूरे तरीके से अडिग हैं और डर का पूरा साम्राज्य ये बिखर चुका है नरेंद्र मोदी का। आप इस बात से सहमत हैं? है। बिल्कुल। हम जब पहले दिन गए, 20 तारीख को गए, तो एक आशंका थी कि उन्होंने जंतर मंतर का स्टेज तोड़ दिया पूरी तरह से और वो पूरा वीरान पड़ा था जब हम वहाँ गए शाम को 7 बजे। और इस बात की आशंका पत्रकार व्यक्त कर रहे थे कि अब क्या होगा, लेकिन रात को छात्र वहाँ फिर लौट आए। इतने क्रूरतापूर्ण हमले के बाद भी वे लौट आए और और उसके बाद आज भी राजीव चौक के पास, जनपथ पर, दूसरी तमाम जगहों पर हुजूम आपको लोगों के दिखलाई पड़ेंगे। तो वह डर खत्म हो गया है। अब लाठियों का डर भी नहीं है। आपने उस लड़के की बात की जो खड़ा है और जिसको चारों तरफ से पीटा जा रहा है। मैंने एक लड़के को देखा जो कह रहा है मारो मारो मुझे और मारो, और एक माँ कह रही है कि मारो मेरे बच्चे को मारो, है ना। तो अब वो डर समाप्त हो चुका है। इसलिए डर के आधार पर जो शासन चल रहा था और इस आधार पे कि इस आदमी को हराया नहीं जा सकता, वह सब कुछ खत्म हो चुका है और जनता ने अब सारी चीज़ों को अपने हाथ में ले लिया है।
सवाल सिर्फ इसको दिशा देने की है। और मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने इतना अभूतपूर्व संयम आज के पहले नहीं देखा है। कोई नेतृत्व नहीं, नेतृत्व में कोई क्षमता नहीं, लेकिन संयम बहुत जबरदस्त है। और आज जब मैं गया, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। ये बात कल भी मेरे छात्र कह रहे थे, परसों भी कह रहे थे, कि चारों तरफ से खाना डिलीवर हो रहा है, और ये बैंगलोर से कोई डिलीवर करा रहा है, कोई चेन्नई से डिलीवर करा रहा है, कोई गुड़गांव से डिलीवर करवा रहा है। पैकेट के पैकेट वहां चले आ रहे हैं, अनजान लोग खाना भेज रहे हैं, पानी भेज रहे हैं। मैं जब गया तो मैंने देखा कि लड़कियां लड़के अपने हाथ में पानी की बोतलें पूरी की पूरी क्रेट लेकर चले आ रहे हैं। तो आप इसको ये एक भारी एकजुटता कायम हुई है लोगों में। आखिर बैंगलोर के आदमी को क्या लेना देना, वो खाना भेज रहा है। रात के 1 बजे 100 समोसे पहुंच गए। विद्यार्थियों ने कहा कि हम लोग हैरान हो गए, 100 समोसे लाकर। और देखिए, जोमेटो वाला, स्विगी वाला, ब्लिंकिट वाला आकर ईमानदारी से डिलीवर कर रहा है। हाँ है, बिल्कुल। ये भी उसकी ईमानदारी, वो भी इसमें शामिल है। आपकी तरह का एलआई है, वो भी सहयोगी है इस पूरे प्रोटेस्ट में, जो ईमानदारी से डिलीवर कर रहा है। और मुझे लगता है कि हम बहुत सारे रिश्ते होते हैं दुनिया में। आप ये पूछ रहे हैं कि बेंगलोर के व्यक्ति को क्या लेना देना दिल्ली के प्रोटेस्टर से। मुझे लगता है दर्द का भी अपना एक रिश्ता होता है, सफरिंग का भी अपना एक रिश्ता होता है। जो बेंगलोर में सफ़र कर रहा है वो दिल्ली में भी सफ़र कर रहा है। और सफ़र अंग्रेज़ी वाला मैं कहना चाहती हूँ कि जो जो झेल रहे हैं, जो जुल्म सह रहे हैं, वो दोनों का जुल्म एक है, दोनों की सफरिंग एक है, और दर्द का ये रिश्ता है। बिल्कुल आखिरी और संक्षेप में अपूर्वन जी, अब ये भविष्य आप बताइए, 3 दिन गुजर जाने के बाद अब इस पूरे प्रोटेस्ट का भविष्य आप क्या देख रहे हैं? क्या जेपी आंदोलन से किस तरह से अलग है, अन्ना आंदोलन से कैसे अलग है, शाहीन बाग के आंदोलन से, और साथ साथ किसान आंदोलन, इन सब का हमें आज कल और कल आने वाला पता है, लेकिन अब ये बताइए इस प्रोटेस्ट का क्या होने जा रहा है? देखिए, यह शाहीन बाग आंदोलन अगर नहीं होता तो किसान आंदोलन भी नहीं होता। शाहीन बाग आंदोलन से किसान आंदोलन ने सीखा। किसान आंदोलन नहीं होता तो यह आंदोलन भी नहीं होता। तो ये उन आंदोलनों की अगली कड़ी है। शाहीन बाग, किसान आंदोलन और यह आंदोलन, ये उनकी अगली कड़ी है। और उन सबको एक साथ मिलाकर देखना चाहिए। और इन सारे आंदोलनों ने आज के दौर में, जिसको हम तकनीकी तौर पे, टेक्निकल तौर पे एक फैसिस्ट दौर कहेंगे, इसमें एक बहुत मुश्किल काम किया है। वो है डेमोक्रेटिक कॉन्शियसनेस को ज़िंदा रखना और डेमोक्रेटिक फाइटिंग स्पिरिट को ज़िंदा रखना, जो फैसिज्म में तकरीबन ख़त्म हो जाती है। ये हिंदुस्तान की खासियत देखी जाएगी कि जब फैसिज्म काबिज था, जब सारे इंस्टीट्यूशनल फोर्सेस उसके लिए काम कर रहे थे, तब जनता उससे लड़ रही थी। ये पूरी दुनिया में अपने तरह का एकमात्र उदाहरण मिलेगा हिंदुस्तान। इस रूप में नोट किया जाएगा इसको। यह जयप्रकाश आंदोलन से अलग है और अन्ना आंदोलन से अलग है, क्योंकि दोनों ही आंदोलनों ने भारत में दक्षिणपंथी ताकतों को बढ़ाने में मदद की। जयप्रकाश आंदोलन ने भी, और देखिए, जयप्रकाश आंदोलन एक झूठ पर खड़ा किया गया आंदोलन था, और वह झूठ था भ्रष्टाचार का झूठ। उस झूठ में जयप्रकाश नारायण उस झूठ के शिकार हुए, कई तरह के प्रलोभनों के शिकार हुए, थोड़ी हड़बड़ी, थोड़ी जल्दबाजी, कुछ मनोवैज्ञानिक दिक्कतें उनकी अपनी थी, जिन पर बाद में बात हो सकती है। और इस वजह से उन्होंने बदहवासी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का साथ लिया, और भारत में उन्होंने भारतीय राजनीति में, जैसे राम मनोहर लोहिया ने और समाजवादियों ने, वैसे जयप्रकाश नारायण ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इज्जत की जगह दिलाई। और पहली बार 1977 में जनसंघ सत्ता में आ गया, संघीय सरकार में। तो ये 74 के आंदोलन से बिल्कुल अलग है। आप ये कह सकती हैं कि कुछ चीज़ों में दिखलाई पड़ता है, जैसे ट्रिगर कहीं से हुआ और कहीं और चला गया। एंटी एस्टैब्लिशमेंट, उस वक्त का एस्टैब्लिशमेंट कांग्रेस का था, उस मायने में आप कहेंगी। लेकिन अपने राजनीतिक कंटेंट के मामले में ये आंदोलन अलग है, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक है और सेक्युलर है और प्रोग्रेसिव है। जयप्रकाश नारायण का आंदोलन रिएक्शनरी था, और उसने देश में रिएक्शनरी फोर्सेस को कदम जमाने में मदद की। जिसको अन्ना आंदोलन कहते हैं, अन्ना आंदोलन नाम गलत है। वो पूरी तरह से केजरीवाल आंदोलन था, और अन्ना को उसमें केजरीवाल ने रामदेव के बाद उतारा था।
तो वह आंदोलन पूरी तरह झूठ पर आधारित था, ये तो बाद में पता चल गया। उस आंदोलन में और भी फोर्सेस लगी हुई थी, उसमें कॉरपोरेट दुनिया का बहुत इंटरेस्ट था, क्योंकि वो मनमोहन सिंह से थक चुके थे और अब उन्हें जल जंगल ज़मीन पर पूरा कब्जा चाहिए। जो यूपीए सरकार जिस तरह के कानून ला रही थी, पर्यावरण के कानून, दूसरे कानून, सूचना के अधिकार का कानून, उससे उनके लिए मुनाफे की जो एक आबाद उनको पहुंच चाहिए थी, उसमें रुकावट पड़ रही थी। तो अन्ना आंदोलन कॉरपोरेट दुनिया का आंदोलन था, जिसमें आरएसएस की अपनी दिलचस्पी थी और उसने अन्ना आंदोलन ने भारतीय जनता पार्टी के सत्तारूढ़ होने में बहुत मदद की। तो जयप्रकाश आंदोलन और अरविंद केजरीवाल का अन्ना आंदोलन, इन दोनों से ये अलग है, क्योंकि वो दोनों आंदोलन दक्षिणपंथी थे, झूठ पर आधारित थे। भले ही उसमें लोग शामिल हुए उस झूठ की झांसे में आकर, लेकिन यह किसान आंदोलन, शाहीन बाग आंदोलन और छात्र आंदोलन, ये सच्चाई पर आधारित हैं, ये जनता के अधिकारों के लिए किए जा रहे आंदोलन हैं और जनता के द्वारा किए जा रहे आंदोलन हैं। इसमें कोई, आप देखेंगे, कोई कॉरपोरेट शामिल नहीं है। जयप्रकाश आंदोलन में भी कॉरपोरेट दुनिया शामिल थी, इसमें शामिल नहीं है। गोयनका की दिलचस्पी थी जयप्रकाश आंदोलन में, और गोयनका के आरएसएस से रिश्ते बहुत साफ हैं, जो इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे। तो उनको लोग फ्री प्रेस का पुरोधा मानते हैं, लेकिन इस बात को लोग इससे इनकार कर देते हैं। तो उन दोनों से ये तीनों आंदोलन अलग हैं। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया अपूर्वन जी आपका इस बातचीत में हिस्सा लेने के लिए। अब मुझे लगता है कि एक ऑब्जर्वर के तौर पर, एक एलाए भी कह सकती हूँ, लेकिन एक ऑब्जर्वर के तौर पर ज़्यादा मैं इस प्रोटेस्ट को देखना चाहूँगी, किस तरह की ताकतें अब इनसे एसोसिएट होती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने कही है कि अब इसको एक दिशा, और ख़ास तौर से बिना झिझक के कहना चाहिए, एक राजनीतिक दिशा मिलने की ज़रूरत है। आज भी मैंने कई बयान सुने हैं जिसमें छात्र ये कह रहे हैं कि हमारा कोई नेता नहीं है, हम इधर उधर भटक रहे हैं, हम जाएँ तो जाएँ कहाँ। तो ये सब कुछ सुनने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।